RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। एनसीईआरटी बुक के आपके क्वेश्चन चले हुए हैं, जिनमें से हमने आपके 10 क्वेश्चन पहले वीडियो में प्रस्तुत कर दिए हैं। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 11 3.11, तो जिसमें कहा गया है उन धातुओं की एक सूची बनाइए जिनका वैद्युत अपघटनी निष्कर्षण होता है या जिनको वैद्युत अपघटन विधि द्वारा निष्कर्षित या पृथक किया जा सकता है। इस क्वेश्चन के लिए आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी का अवलोकन करना होगा, क्योंकि जो धातुएं विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित हैं, हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील हैं, वो आसानी से विद्युत अपघटनी विधि द्वारा शुद्ध की जा सकती है, उनको पृथक किया जा सकता है। तो इस आधार पर अगर विद्युत रासायनिक श्रेणी को देखें तो उसमें हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातु सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बहुत सारी धातुएं आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं चित्र में। तो ये सब विद्युत अपघटनी विधि द्वारा पृथक की जा सकती हैं, इनको आइसोलेट किया जा सकता है। ये विद्युत अपघटनी विधि आपको नेक्स्ट चैप्टर जो चैप्टर 6 है उसमें बताया जाएगा कि किस प्रकार से इन धातुओं को पृथक किया जाता है। तो यहाँ पर फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.12 में कहा गया है कि निम्नलिखित वैद्युत अभिक्रिया में जो Cr2O7 2 नेगेटिव यानी डाइक्रोमेट आयनों है के 1 मोल के अपचयन के लिए कूलाम में विद्युत की कितनी आवश्यकता होगी। इक्वेशन आपको ये दी गई है Cr2O27 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 7 H2O। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए आपको कहा गया है कि जो डाइक्रोमेट आयन है उसको क्रोमियम आयन में परिवर्तित करने के लिए, अपचयित करने के लिए हमें कितने मोल इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी और उसका आवेश हमें कूलाम में ज्ञात करना है। तो ये इक्वेशन आपको दी गई है Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 8 H2O। इस इक्वेशन को या कोई भी इक्वेशन अगर आपको दी गई है तो एक बात का ध्यान रखना कि वो इक्वेशन सदैव मोलों के रूप में दी जाती है। यहाँ पर जैसे Cr2O7 के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पर 1 है, तो इसके 1 मोल हैं। ये H पॉजिटिव के 14 मोल हैं और इलेक्ट्रॉनों के 6 मोल। इसी प्रकार से क्रोमियम के 2 मोल और H2O यानी जल के 8 मोल हैं। तो यहाँ पर हमें मोलों की संख्या की जानकारी सीधे रूप में प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पर आपको जो फैराडे का नियम है वहां पर बताया गया था कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश 96,500 कूलाम होता है। 1 मोल का मान होता है 6.023 गुणा 10 की घात 23। ये जो अवोगाद्रो संख्या होती है, अगर इसकी गुणा हम 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम में कर दें तो ये 1 मोल का आवेश 96,485 कूलाम आएगा निकलकर, जिसको हम लगभग 96,500 कूलाम लिख देते हैं। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश तो 96,500 कूलाम है। इस इक्वेशन में यहाँ पर आपको 6 मोल इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, तो 6 मोल इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा, 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे 96,500 में, जो भी आंसर आएगा वो आपका कूलाम में आंसर होगा। इसी में कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि इस आवेश को फैराडे में बताइए। तो यहाँ पर अगर 1 इलेक्ट्रॉन होता तो 1 फैराडे, ये 96,500 1 फैराडे, 2 इलेक्ट्रॉन होता तो 2 फैराडे, 3 होते तो 3, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन पर ये हो जाएगा आपका 6 फैराडे। अब इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे एक क्वेश्चन को और करके देखना कि MnO4 के लिए, इस MnO4 में MnO4 नेगेटिव यानी मैग्नेट आयन होते हैं जो कि Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। पहले इस इक्वेशन को आप बैलेंस करेंगे और इसमें देखना कितने इलेक्ट्रॉन आपके MnO4 नेगेटिव को अपचयित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको लिखना है, फैराडे लिखना है और कूलाम में आवेश की मात्रा उसके लिए आपको ज्ञात करनी है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें करके जरूर दें। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने आपको एक वीडियो प्रस्तुत की हुई है जो आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरणों को संतुलित करना। आप वहां से इक्वेशन देखकर किस प्रकार से उनको सोल्व करेंगे, आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आएंगे तो वे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे अब ये क्रोमियम वाली की है हमने, इस क्रोमियम में 6 इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं आप इसके रेस्पेक्ट में इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि चार्जिंग के दौरान प्रयुक्त पदार्थों का विशेष उल्लेख करते हुए लेड संचायक सेल यानी जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है
कि चार्जिंग क्रियाविधि का वर्णन रासायनिक अभिक्रियाओं की सहायता से कीजिए, यानी इसकी हमें केवल रासायनिक समीकरणें लिखनी है। तो आइए इसके बारे में विस्तार पूर्वक थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कहा गया है कि जो लेड स्टोरेज बैटरी है उसके लिए आपको डिस्चार्जिंग की यानी निरावेशन की और चार्जिंग की, निरावेशन जो होता है उसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग और जो आवेशन होता है उसको बोलते हैं चार्जिंग। आप लोगों ने अंग्रेजी में तो ये पढ़ा होगा, लेकिन हिंदी शब्द निरावेशन और आवेशन होता है। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में रिचार्जिंग यानी चार्जिंग की अभिक्रियाएं आपको लिखनी है। देखिए, लेड स्टोरेज बैटरी में आपका विद्युत अपघट्य के रूप में लगभग 38% H2SO4 का प्रयोग किया जाता है और उसमें लेड ऑक्साइड की जो छड़ें होती हैं वो इलेक्ट्रोड का कार्य करती हैं। अब इस क्वेश्चन के लिए अगर आपको इक्वेशन लिखनी पड़े तो एनोड और कैथोड दोनों में, देखिए जिस समय हम बैटरी को डिस्चार्ज करते हैं यानी उसमें से बिजली लेते हैं तो उस समय वो एक गैल्वेनी सेल की तरह कार्य करेगी, लेकिन जब हम उसको आवेशित करते हैं तो वो एक विद्युत अपघटनी सेल की तरह कार्य करता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जब गैल्वेनी सेल होगा तो गैल्वेनी सेल में जो आपका एनोड होगा वो नेगेटिव और कैथोड आपका पॉजिटिव होता है, लेकिन विद्युत अपघटनी सेल में इसका उल्टा हो जाता है, यानी आपका एनोड जो होगा वो पॉजिटिव और कैथोड आपका नेगेटिव हो जाएगा। एक्चुअल में दोनों की परिभाषा ये थी कि एनोड पर सदैव ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं और कैथोड पर सदैव अपचयन अभिक्रिया होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो इस बात का आपको विशेषता ध्यान रखना है कि कौन सा एनोड होगा और कौन सा कैथोड कब होगा। ये थोड़ी सी मैंने आपको जानकारी जो थ्योरी में पढ़ाया गया था उसके बारे में आपको दी। अब यहाँ पर अगर हम सबसे पहले इसकी कैथोड पर अभिक्रिया को लेकर चलें, कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी? अपचयन अभिक्रिया होगी, चाहे वो विद्युत अपघटनी सेल हो चाहे वो गैल्वेनी। तो कैथोड पर क्या होता है कि जो PbSO4 होता है लेड सल्फेट, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। लेड सल्फेट आपका विलयन में उपस्थित होता है। अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये लेड में परिवर्तित हो जाते हैं जब इसमें बिजली सप्लाई की जाती है। तो लेड और प्लस ये सल्फेट SO4 2 नेगेटिव में टूट जाता है, यानी यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। आवेश बराबर करने के लिए इधर 2 नेगेटिव है, इस पर 0, तो टोटल 2 नेगेटिव, इधर इस पर 0, ये 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये टोटल नेगेटिव 2 हो गया, बाईं ओर भी दाईं ओर भी। और चूंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो ये एक अपचयन प्रकार की अभिक्रिया है। इसी प्रकार से अगर हम एनोड पर होने वाली अभिक्रियाओं को देखें तो एनोड पर होने वाली अभिक्रियाएं क्या हैं कि जो लेड सल्फेट है PbSO4 वो आपका जल के साथ घुलकर H2O के साथ घुलकर जब इसमें बिजली DC प्रवाहित की जाती है तो ये परिवर्तित हो जाता है आपका PbO2 यानी लेड डाई ऑक्साइड में, प्लस 4H पॉजिटिव बैलेंस करने के लिए आपके 4H पॉजिटिव आ जाएंगे और प्लस SO4 2 नेगेटिव को अलग कर देता है और बाकी बचे हुए में आपके 2 इलेक्ट्रॉन निकल आते हैं। जल को बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई की जा सकती है। तो ये दोनों एनोड और कैथोड पर होने वाली अभिक्रियाएं हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल समीकरण लिखना चाहें इसकी कुल समीकरण, तो कुल समीकरण आपकी कुछ इस प्रकार से लिखी जाती है। ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन ये कट जाएंगे, इसके एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। अब जैसे इनको जोड़कर लिखेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी 2PbSO4 यानी लेड सल्फेट हो गया आपके 2 प्लस का 2H2O प्लस 2H2O। यहां पर हम चार्जिंग लिख रहे हैं क्योंकि हम चार्जिंग की इक्वेशन यहाँ लिख रहे हैं, या DC भी आप लोग लिख सकते हो। एरो मार्क के बाद आपका एक तो ये Pb आ जाएगा, Pb प्लस ये PbO2 आ जाएगा और प्लस में अगर हम देखें तो ये 4H पॉजिटिव और 2SO4, तो डायरेक्ट हम इसको H2SO4 के रूप में लिख सकते हैं, यानी हो जाएगा 2H2SO4। ये तो है आपका चार्जिंग की अवस्था में, यानी H2SO4 हमें 2 बार से प्राप्त हो जाता है। लेकिन जब हम डिस्चार्जिंग की अभिक्रिया लिखेंगे तो ये अभिक्रियाएं उल्टी हो जाती हैं, यानी लेफ्ट साइड में तो आपका आ जाएगा PbSO4 और ये PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इस तरफ। अब एक बात ध्यान रखना, जब इलेक्ट्रॉन दाईं ओर हो जाएगा तो ये अभिक्रिया एनोड पर हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है और ऑक्सीकरण सदैव एनोड पर ही होता है, चाहे वो कोई सा भी आपका सेल हो। जबकि ये अभिक्रिया भी उल्टी होने पर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन
ग्रहण करने पर ये अपचयन हो जाएगा। इसमें PbO2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो मार्क PbSO4 प्लस 2H2O, इस प्रकार से कुछ ये अभिक्रियाएं लिखी जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने चार्जिंग की अभिक्रियाएं आपके सामने प्रस्तुत की। डिस्चार्जिंग के लिए आप लोग अभिक्रिया स्वयं लिखेंगे और इसको कमेंट बॉक्स में इसका फोटो खींचकर अपलोड कर सकते हैं। 14 क्वेश्चन में बहुत छोटा सा क्वेश्चन आपको दिया गया है कि हाइड्रोजन को छोड़कर ईंधन सेलों में प्रयुक्त किए जा सकने वाले 2 अन्य पदार्थ सुझाइए। तो ईंधन सेल क्या होते हैं वो तो आपको थ्योरी में बताया गया, लेकिन एक बार दोबारा से देख लीजिए। ईंधन सेल के संबंधित आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया है ये। तो ईंधन सेल वे सेल होते हैं जिनमें पदार्थों को सीधे जलाकर हम उनसे विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जलाने से H2O प्राप्त होता है और इनसे उत्पन्न हुई ऊर्जा को हम सीधे रूप में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है क्या हाइड्रोजन से अतिरिक्त भी अन्य कोई पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम फ्यूल सेल में ईंधन की भांति प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए सीधी सी बात आप ले सकते हैं। एक तो मैथेन होता है आपका CH4। मेथेन को जब हम जलाते हैं तो इससे CO2 और H2O प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरा हमारा हो सकता है मैथेनॉल जो कि आपका मेथिल एल्कोहल है, यानी CH3OH। इसको भी वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल ही प्राप्त होंगे। तो हाइड्रोजन के अतिरिक्त ये दोनों पदार्थ आपके ईंधन के रूप में फ्यूल सेल्स में, जो ईंधन सेल्स होते हैं उनमें ईंधन के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो चुका। क्वेश्चन 15 में कहा है कि समझाइए कि कैसे लोहे पर जंग लगने का कारण एक वैद्युत रासायनिक सेल बनना माना जाता है। यानी ये जंग का लगना जो होता है आप कैसे कह सकते हैं कि एक वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि आप कैसे कह सकते हैं कि जो लोहे पर जंग लगना है, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना, वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। किस प्रकार से आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के बारे में। यानी इसमें आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर एनोड ऑक्सीकरण और कैथोड यानी अपचयन अभिक्रियाएं दोनों होती हैं। इसमें एनोड और कैथोड बनते हैं। देखिए लोहे पर जंग का लगना जो होता है वो सदैव वायु में उपस्थित जो प्रदूषक गैसें हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो अम्लीय गैसें हैं, उनकी उपस्थिति में ही लोहे पर जंग लगता है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प और ये अम्लीय गैसें परस्पर क्रिया करके अम्ल का निर्माण कर देती हैं। जैसे कार्बोनिक अम्ल H2CO3 और अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो टूटकर H पॉजिटिव का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर 2H पॉजिटिव CO3 नेगेटिव आ जाएगा। इसी प्रकार जो आपका H2SO3 है, यानी वायुमंडल में उपस्थित SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, वो H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल का निर्माण करती है और ये टूटकर H पॉजिटिव और SO3 2 नेगेटिव का निर्माण कर देगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड को अगर लेकर चलें तो वो H2SO4 का निर्माण कर देगी। ये बना देगा H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। इसी प्रकार से नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी अम्लीय प्रकृति के होते हैं, वे भी जल में घुलकर अम्ल का निर्माण करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि आप कैसे बताएंगे कि ये जंग का लगना एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। तो जो लोहे की परत होती है वो खुरदरी होने के कारण इस पर यहाँ पानी की बूंदें कुछ एकत्र हो जाती हैं। अब ये पानी शुद्ध पानी नहीं होता, क्योंकि शुद्ध पानी में कभी भी H पॉजिटिव OH नेगेटिव नहीं होंगे, वो अम्लीय प्रकृति का होता है। वायुमंडल में उपस्थित ये अम्ल उसमें घुल जाते हैं और अम्लीय उपस्थित होने के कारण उसमें आयन उत्पन्न हो जाते हैं, H पॉजिटिव आदि, SOCO3 नेगेटिव आदि। ये आयन उपस्थित होने के कारण वो विद्युत का सुचालक बन जाता है। अब ये सुचालक पदार्थ जो लोहा है उसको किस प्रकार से संसारित करता है, उस पर जो जंग लगता है, एक्चुअल में होता क्या है कि Fe लोहा अपने इलेक्ट्रॉन त्याग कर Fe2 पॉजिटिव बना देता है और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। ये अभिक्रिया जिस स्थान पर होगी, मान के चलिए इस स्थान पर होती है, तो चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन त्यागे तो ये बिंदु आपका एनोड का कार्य कर देता है। उसी के साथ साथ जो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन है वो इन H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करती है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है और आपका बना देता है H2O, यानी जल का निर्माण। H और O मिलकर जल का निर्माण कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुए तो ये आपका कैथोड की तरह कार्य करता है। तो जब एनोड इसमें बन गया, कैथोड इसमें बन गया, दोनों बन गए, तो दोनों कंप्लीट मिलकर एक सेल का निर्माण
कर देते हैं। और सेल में आपका क्या होगा, विद्युत रासायनिक प्रक्रिया होती है। इनको अगर लिखें तो ये कुछ अभिक्रिया इस प्रकार से हो जाएगी 2Fe, क्योंकि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये जाएगा 2Fe प्लस में आपका ये O2, उसके बाद प्लस हाइड्रोजन देख लीजिए, 4 हाइड्रोजन यहाँ पर हैं, एरो मार्क 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, Fe2 पॉजिटिव आ जाएगा और प्लस का 2H2O आ जाएगा। ये लिक्विड अवस्था में होता है, ये सॉलिड स्टेट में, ये गैस स्टेट में आपका ये जलीय विलयन होता है, और ये सॉल्यूशन में भी जलीय विलयन के रूप में उपस्थित होता है। तो एनोड और कैथोड बनने के कारण, जैसे क्वेश्चन आपका कहा गया था कि आप कैसे कह सकते हैं कि लोहे पर जंग का लगना एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण करती है, तो इसके आंसर में आप लिखेंगे क्योंकि जंग लगने में लोहे की सतह पर एनोड तथा कैथोड का निर्माण हो जाता है, जिस पर निम्न अभिक्रियाएं होती हैं, अतः यह एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की भांति कार्य करता है, अर्थात विद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं हो जाती हैं। तो इस प्रकार से हमने आपके पूरे 15 के 15 इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो पाठ्यनीति प्रश्न थे उनको आज हमने सोल्व कर लिया। आगे आने वाली वीडियो में हम आपको इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज हैं उससे संबंधित क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छी प्रकार से समझ आ रहे हैं तो भी कमेंट करके हमें बताइए, और अगर समझ में नहीं आ रहे, जहां कुछ कमी हो, क्या कमी है आपकी समझ में, क्यों नहीं आए, हमें क्या सुधार करना चाहिए, इस प्रकार के सुझाव भी, शिकायतें भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हम अपने सुधारों में प्रयत्न कर सकें, सुधार के लिए वीडियो को और अच्छा बना सकें। और अगर आपको सभी कुछ समझ में आ रहा है तो उस प्रकार के मैसेज से हमारा उत्साहवर्धन होगा, हम आपके लिए लगातार ये वीडियो बनाते रहेंगे। तो आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।